एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज की हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीड टेस्टिंग के ही बारे में। तो पिछली क्लास में हमने जैसे कि पढ़ा था कि सीड प्योरिटी यानी कि फिजिकल प्योरिटी किस तरीके से टेस्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि सीड में कितना मॉइस्चर है वो डिटरमाइन कैसे करते हैं, वो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू द क्लास, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उससे भी जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स होंगे इस एप्लीकेशन में? इसमें आपको जॉब अलर्ट्स मिलेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट वाइज रोज़ क्विज प्रैक्टिस करने को मिलेगी जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के कांटेक्ट में लेकर आती हैं। साथ ही साथ कुछ पावर कैप्सूल्स रीड करने मिलते हैं एंड दिस ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जाइएगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर को चूज़ कीजिएगा और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज सब आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। आपकी सारी जो यूट्यूब क्लासेस हैं वो भी प्लेलिस्ट में आपको अरेंज्ड मिलेंगी। और अगर आप किसी पेड बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें मिलते हैं कुछ कॉइन्स। उन कॉइन्स का यूज़ करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन योर पेड बैचेस। तो है ना मज़े की बात? तो फटाफट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जो भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उनको आप और बूस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशंस। चलो अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो होपफुली आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। फ्रॉम 10 AM जहाँ पर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की मॉर्निंग क्लास होती है, उससे मुझे याद आया आपकी एग्रीकल्चर करंट अफेयर की एक बुक भी लॉन्च हुई है जिसका नाम है एग्री पल्स, ठीक है, धड़कन, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी टू सितंबर आपको मंथली अरेंज्ड करंट अफेयर्स मिलेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स जितने भी हैं आपके वो भी सब इसमें इंक्लूड हैं। रिसेंट GI टैग्स किन किन को मिले हैं एग्रीकल्चर में, ये कोई अवार्ड्स हैं, फूड अवार्ड हो गया, फूड प्राइज, राइट। तो डिफरेंट अवार्ड्स हैं विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर एक ही बुक में मिलती हैं। तो इस बुक को आप बिल्कुल ले सकते हैं। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर ये बुक जो है आपको उपलब्ध है। इसकी हार्ड कॉपी डिलीवर की जाएगी आपके घर पे। 199 की बुक है एंड इट इज़ अ फैंटेस्टिक बुक फॉर IBPS AFO एंड नाबार्ड स्टूडेंट्स। साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी नोटिफिकेशंस जो हैं आपको टाइमली मिलती रहे और आप जल्दी से जल्दी उन क्लासेस में आए, अटेंड करें और अपने एग्ज़ाम में मतलब फाड़ के आ जाए, एकदम धूमधाम मचा दें, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं कि भाई मैं तो IBPS AFO की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कंटेंट चाहिए, या IFCO की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो आप डिफरेंट बैचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। फीस यहाँ पर मेंशन है, लेकिन जब भी आप इनमें एनरोल करेंगे तो Y448A इसका यूज़ कीजिए। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज़ 77% ऑन ऑल योर बैचेस। तो उससे क्या होगा कि आपको डिस्काउंटेड फ़ी पे करनी पड़ेगी, विच इज़ डिस्काउंटेड फ़ी ही यहाँ पर मेंशन है। और आपको इनसे रिलेटेड, इन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक डायरेक्टेड कंटेंट है वो आपको इनमें मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो आज हम करने वाले हैं सीड मॉइस्चर डिटर्मिनेशन, यानी कि सीड में मॉइस्चर कितना है। तो ये हमें क्यों पता करना है कि सीड में मॉइस्चर कितना है? हमें जब सीड स्टोर करना होता है तो सीड की क्वालिटी पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो होती है सीड मॉइस्चर, ठीक है। अगर आपका सीड प्रॉपरली मैच्योर नहीं है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो सीड बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और आपने बहुत ज़्यादा सीड को सुखा दिया है, हद से ज़्यादा मॉइस्चर कम कर दिया है, तो सीड अपनी वायबिलिटी खो देगा। तो एक परफेक्ट सीड मॉइस्चर होना ज़रूरी होता है फॉर अ क्वालिटी सीड, एक क्वालिटी सीड रहने के लिए। सीड मॉइस्चर आप जब भी
सीड सैंपल को लेबोरेटरी में लेकर आते हैं फ्रॉम द फील्ड, उसके 24 घंटे के अंतर्गत करना होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा और टेस्ट में नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर टेस्ट में ऐसा है क्योंकि मान लीजिए आप रेनी सीज़न चला गया है ना, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप उसमें करेंगे तो सीड मॉइस्चर जो है ज़्यादा आएगा। आपने सीड बहुत टाइम तक रखा 6 महीने तक रखा, टेस्टिंग ही नहीं की, तो उस सीड का मॉइस्चर अपने आप डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपको बेसिकली उससे सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही रिजल्ट के लिए ये है कि भाई अभी ये जो है फील्ड से हार्वेस्ट होकर आया है सीड सैंपल हमारे पास, राइट नाउ विद इन 24 आवर्स इसमें से कम डिडक्शन हो, हम इसका जो है सीड मॉइस्चर टेस्ट करें, इसमें कितना मॉइस्चर है, उसके बेसिस पर जो फार्मर है वो एक पर्टिकुलर स्टेप ले पाए। अगर उसे सन ड्राइंग और करना है या कोई और प्रोसेसिंग मेथड उसे और करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना स्टेप ले पाए। ठीक है, तो ये दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर करना होता है। और क्यों करना होता है? क्योंकि सीड वायबिलिटी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसीलिए मॉइस्चर डिटर्मिनेशन एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट बन जाता है। चलिए, और ये आपके रेगुलर टेस्ट में आते हैं। अगर हम बात करें सीड मॉइस्चर की, तो यहाँ पर देखिए टेबल में गिवन है कि सीड मॉइस्चर कितना होगा तो क्या दिक्कत या तकलीफ जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो इट स्टार्ट्स विद योर, यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे। अगर आपके सीड में बहुत कम मॉइस्चर है ना, सिर्फ 4% तक मॉइस्चर है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम डेसिकेशन हो चुकी है, सीड हद से ज़्यादा सूख चुका है, तो बहुत ब्रिटल हो जाएगा। प्लास्टिक देखा है ना आपने, अगर वो बहुत पुराना हो जाता है तो वो कितना सख्त हो जाता है कि उसको आप टच करेंगे और वो ऐसे टूट जाएगा। तो काइंड ऑफ वैसी ही सिचुएशन होती है बहुत ड्राइड सीड के साथ। सेकेंड है 4 to 8% सेफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर सील्ड स्टोरेज। अगर आप उसको सील्ड स्टोरेज में रख रहे हैं तो 4 to 8% सीड मॉइस्चर जो है अच्छा मॉइस्चर माना जाता है कि हाँ ये सेफ़ है, और सील्ड मॉइस्चर के लिए सील्ड कंटेनर के लिए बेटर है। 8 से 10% जो जनरली आपने सुना होगा है ना, दिस वेरी लिटिल इंसेक्ट एक्टिविटी, क्योंकि इसमें इंसेक्ट एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, पर इसमें मैकेनिकल डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट स्टिल सेफ टू स्टोर के लिए सेफ़ है। और आप मैक्सिमम जो है 12 तक, यहाँ पर 13 मेंशन है, वैसे आप 12 तक जा सकते हैं। 12% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रखना चाहिए हमें स्टोरेज में अगर हम सीड को रख रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी स्टोर्ड वेल फॉर 6 to 18 मंथ्स, 6 से 18 महीने के लिए ओपन स्टोरेज में भी आपको रखना है। सील्ड स्टोरेज आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर 13 मेंशन है, बाकी 12 होता है जनरली। 12% तक अगर सीड मॉइस्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये जो 8 से 12 है ये आपकी सेफ जोन मानी जाती है सीड स्टोरेज के लिए, कि सेफ जोन होती है और ये सबसे बेस्ट होती है। तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12% तक आपका मॉइस्चर रह सकता है। अगर उससे ऊपर जाता है तो क्या होगा, इंसेक्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो इंसेक्ट उसको ईजिली फीड करेंगे और उस पर डिफरेंट जो आपके स्टोर्ड पेस्ट हैं उनका अटैक होगा। और अगर बहुत ज़्यादा 18 से 40% तक आपका मॉइस्चर चला गया तो मानते हैं भाई सीड फिजियोलॉजिकली तो मैच्योर हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटोरियोरेशन इसमें हो सकता है, इसमें फंगस अटैक हो सकता है, बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, तो ईजिली ये जो है डिफरेंट पैथोजेंस इस पर अटैक कर सकते हैं। और यदि अगर 40% से भी ज़्यादा सीड मॉइस्चर आपके सीड में है तो हम कहेंगे कि सीड मैच्योर ही नहीं हुआ है, आपने इसको मैच्योरिटी से पहले ही हार्वेस्ट कर लिया, इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कंडीशन तो नॉट सूटेबल एट ऑल है ना। तो ये डिफरेंट मॉइस्चर स्टेट्स हैं जहाँ पर सीड क्या मतलब उसको क्या परेशानी होगी। तो अगर आप 8 से नीचे जाते हैं तो बेसिकली वो एक्सट्रीम डेसिकेशन कंडीशन होती है जहाँ पर उसका मैकेनिकल डैमेज बढ़ जाता है, वो जल्दी टूट जाता है। और अगर आप 12 से ऊपर जाते हैं तो इंसेक्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है, उससे ऊपर जाते हैं तो फंगल और पैथोजन अटैक्स बढ़ जाते हैं, और अगर 40 से ऊपर भी जाते हैं यानी कि आपका सीड जो है फिजियोलॉजिकली मैच्योर ही नहीं हुआ था, आपने टाइम से पहले उसको हार्वेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेफ जोन जो होती है सीड स्टोरेज के लिए मॉइस्चर की वो होती है 8 to 12%, मिनिमम 8% एंड मैक्सिमम 12%। सीड मॉइस्चर और स्टोरेज के बेसिस पर हम सीड को 2 क्लासेस में बांटते हैं, रिकैल्सिनेंट सीड एंड ऑर्थोडॉक्स सीड, जो मैं आपको पहले क्लासेस में बता चुकी हूँ।
तो ऑर्थोडॉक्स सीड को आप एक लेवल है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आप 4% तक भी मॉइस्चर लेके जा सकते हैं अगर आप सीड स्टोरेज में रख रहे हैं। तो ऑर्थोडॉक्स सीड को कोई परेशानी नहीं होती, वो आप उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा लो मॉइस्चर पर स्टोर कर सकते हैं। पर अगर रीकैल्सिनेंट सीड है, अगर आप उसमें एक पर्टिकुलर मॉइस्चर से नीचे गए तो क्या होगा, सीड वायबल ही नहीं रहेगा, वो ज़्यादा डेसिकेशन नहीं झेल पाता है एंड इट विल नॉट बी वायबल। इसीलिए रीकैल्सिनेंट सीड को हम ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। रिकैल्सिनेंट सीड्स ज़्यादातर फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि लीची है, मैंगो है, सिट्रस है, रबर है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, ये सभी जो है रिकैल्सिनेंट सीड्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ कमिंग, कितना सैंपल हमें लेना है फॉर द मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, प्राइमरी सैंपल, सबमिटेड सैंपल। तो यहाँ पर हम ये जो सैंपल की बात करें वर्किंग सैंपल है, यानी कि कितना सैंपल आपको सबमिटेड सैंपल में से लेना है जिस पर एक्चुअल में सीड मॉइस्चर टेस्ट करना है। आप मर्जी से नहीं ले सकते कि कितना मिलेगा, देयर शुड बी अ डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग, है ना। और ये स्टैंडर्ड्स कौन तय करता है, ईस्टा तय करता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो वेट आपको कितना लेना है, अगर आपका सीड कुछ इस तरीका क्या है कि आपको उसको ग्राउंड करना पड़ रहा है, उसको पीसना पड़ रहा है बिफोर कंसिडरिंग द मॉइस्चर टेस्ट, तो आपको 100 ग्राम के आसपास लेना है। और अगर उसको ग्राउंड नहीं करना पड़ता, उसको पीसना नहीं पड़ता, तो अदर क्रॉप्स के लिए जो है आप 50 ग्राम सीड्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये सबमिटेड सैंपल की बात थी। सबमिटेड सैंपल के बाद जो वर्किंग सैंपल है वो कितना लेना है। सीड के लिए आप एक बर्तन यूज़ करते हैं जिसमें उसको रखा जाता है फॉर द मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। यदि उस बर्तन का डायामीटर 8 से कम है, यानी कि बर्तन छोटा है, तो आपको 4 से 5 ग्राम लेना होता है। वहीं अगर बर्तन का डायामीटर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको 10 ग्राम सीड्स लेने होते हैं, ठीक है। अगर कोई स्मॉल सीडेड वेराइटी है, बहुत छोटी सीड है किसी क्रॉप के, तो 1 से 2.5 ग्राम सीड भी इनफ होता है फॉर द मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। तो ये कौन से सैंपल्स की बात हो रही है, वर्किंग सैंपल्स की। और ऊपर बात हो रही थी सबमिटेड सैंपल की। तो सबमिटेड सैंपल कितना आना चाहिए, 100 to 50 ग्राम डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप्स। एंड वर्किंग सैंपल हमारा जो है 10 ग्राम से 4-5 ग्राम तक हो सकता है। अगर स्मॉल सीडेड है तो 1 से 2.5 ग्राम सीड्स भी काफ़ी होंगे फॉर डिटरमाइनिंग द मॉइस्चर। कैसे करेंगे हम मॉइस्चर डिटरमाइन, तो 2 मेथड है मॉइस्चर डिटरमाइन करने के, यानी कि मॉइस्चर पता करने के 2 तरीके हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड एंड हॉट एयर ओवन मेथड। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड का मतलब क्या है कि उनको डिस्ट्रॉय नहीं करने देना है ना, उनको साबुत रखना है, पूरा रखना है, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। हॉट एयर ओवन मेथड, ओवन में रखकर हम इसका मॉइस्चर उड़ा देते हैं और कितना मॉइस्चर उड़ गया उसके बेसिस पर इसका वेट दोबारा चेक करते हैं, तो दैट इज़ हॉट एयर ओवन मेथड, ठीक है। तो अब पहले हम नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड देखेंगे, है ना। अच्छा मेथड है भाई, इसमें हम किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज़ द नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में हमारे पास यहाँ पर देखिए, आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, सो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में ये 2 मशीन्स आप देख रहे हैं, तो इनमें हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू पुट द सैंपल हियर। और जब आप सैंपल रखेंगे तो ये मशीन उसका मॉइस्चर देखते हैं कि सीड में कितना मॉइस्चर है। और यहाँ पर जैसे आपके कैलकुलेटर में डिजिट्स आती है, जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आपके डिजिट्स आ जाएंगे जो आपको बताएंगे कि इस सैंपल में कितना मॉइस्चर है। तो आप सीड को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे, आपको काटना नहीं है, पीसना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इस सीड को उठाकर मैं सोइंग भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इसलिए इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड कहा गया है, क्योंकि इसमें हम सीड को डैमेज नहीं करते हैं। तो इस मशीन को हम कहते हैं मॉइस्चर मीटर। मॉइस्चर मीटर, ठीक है, ये मॉइस्चर मीटर है। इसमें डायरेक्टली आपको सैंपल को रखना है और रीडिंग लेनी है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं हॉट एयर ओवन मेथड पर, ठीक है। दिस इज हॉट एयर ओवन मेथड। ओवन हम सबके घरों में होगा, ऐसा नहीं होगा लेकिन ओवन ज़रूर होगा, है ना। नहीं होगा घरों में तो किसी और के घर में ज़रूर देखा होगा, राइट। तो ओवन में क्या होता है, गर्म होता है अंदर से, राइट, गर्म होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं,
पहले एक खाली बर्तन का वेट ले लेते कि बर्तन का वेट कितना हमें पता चल जाए। उसके बाद हम इसमें सीड डालते हैं और सीड के साथ उस बर्तन का वेट लेते हैं। ठीक है, बर्तन का वेट 8 से ज़्यादा है, 8 से कम है, उसके बेसिस पर हमारे सीड का वेट डिपेंड करेगा, एज आई टोल्ड यू इन द वर्किंग सैम्पल। ठीक है, अब उस बर्तन में वो सीड आप रख के आपने पहले वे किया कि यानी कि फ्रेश सीड जिसमें मॉइस्चर अभी प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर के साथ उस सीड का वेट कितना है आपने नाप लिया और फिर यहाँ पर इस ओवन में रख दिया। ओवन में जब आप रखते हैं, ओवन क्योंकि गर्म है तो उस सीड से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर लॉस होगा, है ना। ये वाटर लॉस होने के बाद सीड के वेट में कुछ फ़र्क आएगा। भाई हमारी बॉडी में भी फ़र्क आता है, जब आप जिम या एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले वेट कीजिए और जिम और एक्सरसाइज करने के बाद वेट कीजिए, आपका जो है डिफरेंस आएगा वेट में। क्यों आता है डिफरेंस? क्योंकि जब आप स्वेटिंग हो रहे हैं, आपकी बॉडी से वाटर आउट हो रहा है, दैट लॉस इन वाटर इज कमिंग इनटू योर वेट। सेम इज द केस हियर। जब आप यहाँ पर सीड को यहाँ पर रखते हैं, उसमें से वाटर इवेपोरेट होता है, तो यहाँ पर इसमें से कुछ वेट लॉस हुआ है। अब हम इसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओवन में रहने देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर इसका दोबारा से वेट चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका वेट पहले से कम हो गया है। और ये पहले से वेट कम क्या हुआ है, इसमें से मैंने कुछ निकाला तो नहीं है कि वेट कम हो जाएगा, ये वेट कम हुआ है मॉइस्चर लॉस की वजह से। तो वो लॉस हम कैलकुलेट करते तो हमें पता चल जाता है कि इस सीड में कितना मॉइस्चर था। सिंपल टेक्निक है, इवेपोरेशन टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो हॉट एयर ओवन मेथड में हम दो बेसिकली मेथड्स बोलते हैं, हाई कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड एंड लो कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड। हाई कांस्टेंट में हम 130 डिग्री तक टेम्परेचर लेकर जाते हैं, 130 डिग्री। ठीक है, अगर आप सीरियल क्रॉप्स को कर रहे हैं तो 2 आवर्स के लिए करते हैं, और मेज़ क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है तो इसको 4 आवर्स के लिए इस ओवन में रखते हैं और फिर से उसका वेट नापते हैं। लेकिन अगर हम लो कांस्टेंट मेथड की बात करें तो ऑयल क्रॉप्स को लो कांस्टेंट मेथड की हेल्प से एस्टिमेट किया जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी क्रॉप्स को लो टेम्परेचर पर रखा जाता है या क्यों रखा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सिंपल आंसर क्या है कि यहाँ पर हमारे ऑयल भी ऊज आउट हो जाएंगे। 130 डिग्री बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर सीड का मॉइस्चर तो चला जाएगा, लेकिन उसके साथ उसका ऑयल भी ऊज आउट हो जाएगा, तो उसके वेट लॉस में वो भी काउंट हो जाएगा। हमें एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जहाँ उसका मॉइस्चर तो इवेपोरेट हो जाए लेकिन ऑयल ऊज आउट ना हो, या ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज ना हो, है ना। तो इसके लिए हम इसको 103 डिग्री पर रखते हैं, 103 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है फॉर 17 आवर्स, 17 घंटे विदाउट ग्राइंडिंग। इनको ग्राइंड भी नहीं किया जाता है, ठीक है, इनको 17 घंटे के लिए लो कांस्टेंट पर रखा जाता है। तो ये जो मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाई कांस्टेंट में 130 डिग्री है, लो कांस्टेंट में 103 डिग्री है। सीरियल्स को 2 घंटे के लिए रखते हैं, मेज़ को 4 घंटे के लिए रखते हैं, और ऑयल क्रॉप्स को 17 घंटे के लिए रखते हैं। और ऑयल क्रॉप्स को क्यों हम लो कांस्टेंट पे करते हैं, ताकि उसकी ऑयल क्वालिटी और क्वांटिटी डिटेरियोरेट ना हो, और हम सिर्फ मॉइस्चर को ही नापें, मॉइस्चर लॉस को ही नापें, तो इसके लिए उसको लो कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आती है कैलकुलेशंस। तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप खाली बर्तन को नापेंगे कि खाली बर्तन का वेट कितना है, उसको हम नाम दे देते हैं M1। ठीक है, उसको हम नाम क्या दे देते हैं, M1। खाली बर्तन नाप लिया आपने, अब उसमें फ्रेश सीड डालिए और फिर से वे कीजिए, है ना। तो आपको एक वेइंग बैलेंस भी चाहिएगा, वो होता है M2। इसमें क्या है, M2 में बिफोर ड्राइंग, सुखाने से पहले फ्रेश वेट कितना है। फिर आता है M3, फिर आपने उसको ओवन में रखा, उसमें से इवेपोरेशन हुआ, उसमें से पानी का लॉस हुआ, तो फिर उसको बाहर निकाल कर जब आप वेट करते हैं आफ्टर ड्राइंग, वो होता है M3। ठीक है, ये तीनों वेट हो गए। फॉर्मूला क्या लगाना है, M2 माइनस M3, यानी कि ये क्या हो गया, फ्रेश सीड्स माइनस ड्राइड सीड्स, राइट। फ्रेश सीड्स का जो वेट था माइनस में ड्राइड सीड, M2 माइनस M3। बर्तन तो दोनों में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बर्तन का तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास बर्तन है तो यहाँ पर है फ्रेश सीड्स विद यूटेंसिल और खाली यूटेंसिल। तो खाली यूटेंसिल से खाली यूटेंसिल कैंसिल हो जाता है, तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, फ्रेश सीड का वेट ले रहे हैं।
ताकि हम यूटेंसिल का सीड माइनस कर सके, इसलिए हमने खाली यूटेंसिल का जो वेट है वो पहले ही मेंशन कर दिया था कि इसका वेट क्या होने वाला है। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है फ्रेश सीड का जो वेट था माइनस जो ड्राइड सीड का वेट आया है अपोन में फ्रेश सीड का वेट कितना था, ये आपका फॉर्मूला होता है। या आप कहें लॉस इन वेट, है ना, कितना लॉस हुआ है वेट में, और अपोन में इनिशियल सीड वेट और फ्रेश वेट या इनिशियल सीड वेट जो आपने शुरू में लिया था इनटू में 100, ये इसकी कैलकुलेशन होती है फॉर मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। तो मान लीजिए मैंने 10 ग्राम सीड लिया था शुरू में, और जब मैंने इसको सुखाने के बाद ड्राई करने के बाद वे किया तो इसका सीड का वेट आया 8 ग्राम, तो इसको हम लिखेंगे 8 ग्राम। अब हमने शुरू में क्योंकि 10 ग्राम सीड लिया था, है ना, फ्रेश सीड 10 ग्राम था, हम फिर से लिखेंगे 10 ग्राम, इनटू में हम लिखेंगे 100, तो इसका वेट कितना आ जाएगा 2 ग्राम अपॉन में 10 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, इसका मॉइस्चर कितना आ जाएगा 20%। तो इस सीड में मॉइस्चर कितना है 20% है। तो इस तरीके से आप इसमें मॉइस्चर का जो वॉल्यूम है या मॉइस्चर का परसेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज़ द लॉस इन द वेट, उसको परसेंटेज में आप जो है काउंट करते हैं। दिस इज नॉन एज हॉट एयर ओवन मेथड। तो बहुत ही छोटा सा हमारा ये टेस्ट था मॉइस्चर डिटर्मिनेशन टेस्ट, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि आपकी सीड की वायबिलिटी और क्वालिटी दोनों इस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, वायबिलिटी टेस्ट भी करेंगे हम आगे फ्यूचर में, दोनों इस पर बहुत डिपेंड करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीड मॉइस्चर का। ठीक है, सो इफ़ यू आर सीइंग कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे कहीं से हेल्प मिल जाए, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। ये सारे जो आपके आप बैचेस देख रहे हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आप अगर मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करें तो एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं, IFCO की कर रहे हैं, CWC की कर रहे हैं, NSC की कर रहे हैं, MSc एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, तो यहाँ पर सभी की क्लासेस अवेलेबल होगी। और उन सभी क्लासेस के साथ साथ आपके जो भी ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, वो सब आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ यहाँ पर मिलता है। ठीक है, फीस यहाँ पर मेंशन है 7,359। यूज़ द कोड Y448, Y448 कोड का यूज़ कीजिए और 77% का डिस्काउंट आपको आपके सारे बैचेस पर यहाँ पर मिल जाएगा। सभी बैचेस जो हैं आपकी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। राइट, do share these classes guys, and if you have any questions, queries or any suggestion for me, just put it into the comment box ताकि मुझे आपके feedbacks time to time मिलते रहें, and we keep on improving, क्योंकि learning या improving कहीं पर stop नहीं होनी चाहिए, it is a continuous process। आपको मैं आज जो है अड्डा 24/7 की वेबसाइट दिखा देती हूँ कि आपके जितने भी बैचेस में दिखाती हूँ आप कैसे ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप कीजिए अड्डा 24/7, है ना, और ये आपकी अड्डा 24/7 की फर्स्ट वेबसाइट है। आप इसको खोलेंगे इस तरीके की कुछ दिखेगी। यहाँ ऑल कोर्सेज को पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं साइड में। यहाँ पर आप देखिए चुनिए एग्रीकल्चर को, तो जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर चुना साइड में सारे एग्रीकल्चर के ऑप्शंस आ जाएंगे। मान लीजिए आप इफ़को के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो इफ़को पर क्लिक कीजिए, ये क्लिक हो गया तो ये इफ़को खुल गया। ठीक है, अब मुझे इस बैच के बारे में जानना है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी इस बैच की सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। कौन पढ़ा रहा है, कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, एवरी इन्फॉर्मेशन विल बी देयर। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यस दिस बैच विल बी हेल्पफुल फॉर माय एग्ज़ाम, और मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे पढ़ा सके, इजी लैंग्वेज में समझा सके, या जिससे मैं कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई के कॉन्टैक्ट में रहूँ, है ना। तो आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक कूपन लगा हुआ है विच गिव्स यू 75% ऑफ, है ना, बट ये दिल मांगे मोर, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे Y448। ओके, दिस अच्छा आया था कीबोर्ड, Y448 एंड एंटर। तो जैसे यहाँ पर आपने एंटर कर दोगे 77% का डिस्काउंट जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बैचेस। किसी भी बैच में एडमिशन लेना हो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। ठीक है, गुड बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए, MCQs प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पर सिर्फ कंसेप्चुअल क्लासेस हो रही है, MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। कुछ MCQs मैं भी लेकर आऊँगी जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ऑन योर पैटर्न ऑफ JRF प्लांट साइंसेज। ओके गाइज, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।